रोमन एम्पायर सीरीज़ के पहले वीडियो में हमने देखा कि रोमन किंगडम की शुरुआत 753 बीसी में एक छोटे से कस्बे से हुई थी। 509 बीसी में रोमन किंगडम एक रिपब्लिक बन गया और 27 बीसी में यह रोमन रिपब्लिक से रोमन एम्पायर बना। एम्पायर बनने के बाद के प्रारंभिक 200 साल शांति, संपन्नता और विस्तार के लिए जाने गए और इस समय को पैक्स रोमाना का नाम दिया गया। 235 से 284 एडी के बीच के लगभग 50 वर्ष एम्पायर के लिए अस्तित्व का संकट लेकर आए, जिसमें साम्राज्य के 3 टुकड़े हो गए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अखिलानंद सिंह। रोमन एम्पायर सीरीज़ के दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 3rd सेंचुरी क्राइसिस और रोमन एडमिनिस्ट्रेशन की चर्चा करेंगे। तीसरी शताब्दी का संकट। 3rd सेंचुरी क्राइसिस की शुरुआत वर्ष 235 एडी में एम्पेरर सेवेरस अलेक्जेंडर की हत्या के बाद हुई। साम्राज्य में गृह युद्ध छिड़ गया और इसके बाद ट्रेड नेटवर्क छिन्न भिन्न हो गया। मुद्रा के अवमूल्यन से बाजार कमजोर हो गया। साल 249 से 262 एडी के बीच साम्राज्य में प्लेग की बीमारी फैली। इन आंतरिक समस्याओं और प्राकृतिक विपदाओं के अतिरिक्त बाहरी खतरे भी सर उठाने लगे। बारबेरियन आक्रमण के कारण उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में विघटन हुआ और इन विघटित हिस्सों ने गैलिक एम्पायर का निर्माण किया। पूरब में स्थित ससैनियन एम्पायर ने रोमन एम्पायर के एंटियोक शहर पर कब्जा कर लिया और 60,000 रोमन सैनिक मार गिराए। सीरिया, अरेबिया और ग्रीक हिस्से अलग हो गए और उन्होंने एक पैमरीन एम्पायर की स्थापना कर डाली। देखते देखते रोमन एम्पायर के 3 टुकड़े हो गए। ये टुकड़े थे गैलिक एम्पायर, पैमरीन एम्पायर और रोमन एम्पायर। साम्राज्य में भयंकर राजनैतिक अस्थिरता के दौर में केवल 47 वर्षों में 25 सम्राट आए और गए। साल 238 एडी तो इतना बुरा था कि इस एक साल में 6 एम्पेरर्स हुए। आइए अब जाने कि इस संकट का अंत कैसे हुआ। एम्पेरर ऑरेलियन, जिनका शासनकाल 270 से 275 एडी के बीच था, ने बड़ी विजय हासिल की और पैमरीन और गैलिक एम्पायर को जीत कर फिर से साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। इसके बाद 284 एडी में सम्राट डायोक्लेशियन ने साम्राज्य में कई प्रकार के सुधार लागू किए। ऑरेलियन और डायोक्लेशियन के इन प्रयासों से साम्राज्य पर आए संकट का अंत हुआ। रोमन साम्राज्य में सत्ता के शीर्ष पर होते थे एम्पेरर या सम्राट। सम्राट का सेनेट पर नियंत्रण होता था। सम्राट सेनेट के सुझावों को मानने के लिए बाध्य नहीं होता था। सेनेट सम्राट के लिए अपनी स्वयंभू शक्तियों या ऑटोक्रेटिक पावर्स को प्रयोग में लाने का एक जरिया था। सम्राट की वैधता सेनेट की स्वीकृति और सेना पर उसके नियंत्रण पर निर्भर करती थी। साम्राज्य में अक्सर एक सम्राट होता था, लेकिन बाद के वर्षों में एक साथ 2 सम्राट भी देखे जाते थे, जिन्हें सह सम्राट या को एम्पेरर कहा जाता था। एक साथ 2 सम्राट कार्यों का बंटवारा करने के उद्देश्य से बनते थे। कई बार वर्तमान सम्राट अपने उत्तराधिकारी को अपना सह सम्राट या को एम्पेरर बनाता था। रोमन साम्राज्य में स्त्रियां सम्राट या एम्पेरर नहीं बन सकती थीं। सम्राट का पुत्र या दत्तक पुत्र अगला सम्राट बन सकता था यदि वह सेनेट और सेना को मान्य हो। रोमन साम्राज्य और उसके नागरिकों का भविष्य बहुत हद तक सम्राट की योग्यता पर निर्भर करता था। इसलिए आइए जानें कुछ महत्वपूर्ण सम्राटों के बारे में। अगस्टस जूलियस सीजर का दत्तक पुत्र था। एम्पेरर बनने से पहले उसका नाम गायस ऑक्टावियन था। अगस्टस रोमन एम्पायर का संस्थापक था। एम्पायर की स्थापना से पहले उसने 43 बीसी में मार्क एंटोनी और लेपिडस के साथ मिलकर एक ट्रायम्विरेट बनाया था, जिसका उद्देश्य गृह युद्ध से जूझते रोम को संकट से उबारना था। यह ट्रायम्विरेट शीर्ष के 3 मजिस्ट्रेट्स की ऐसी तिकड़ी थी जिसे असामान्य रूप से अत्यधिक अधिकार प्राप्त थे। बाद में लेपिडस के ट्रायम्विरेट से बाहर कर दिए जाने के बाद और मार्क एंटोनी की मृत्यु के बाद ऑक्टावियन एक शीर्ष विजेता के रूप में उभरा। 27 बीसी में सेनेट ने ऑक्टावियन को एम्पेरर घोषित किया और उसे ऑगस्टस का नाम दिया। हालांकि ऑगस्टस एक एम्पेरर था, लेकिन वह स्वयं को प्रिंसेप्स कहता था, जिसका अर्थ होता है फर्स्ट सिटीजन। ऐसा करने के पीछे यह उद्देश्य था कि रिपब्लिकन मूल्यों का भ्रम कायम रह सके। हालांकि रोम एक एम्पायर बन चुका था। ऑगस्टस एक प्रभावी सम्राट था। वह 40 वर्षों तक एम्पेरर बना रहा। उसके काल में रोमन साम्राज्य में स्थिरता, शांति और आर्थिक समृद्धि आई। पैक्स रोमाना की शुरुआत अगस्टस के काल से ही होती है। टाइबेरियस अगस्टस का दत्तक पुत्र था और वह अगस्टस के बाद रोमन साम्राज्य का दूसरा एम्पेरर बना। टाइबेरियस के शासन में शांति बनी रही, पर अपने जीवन के आखिरी 10 सालों में रोम से दूर कैप्री के द्वीप पर सत्ता के उत्तरदायित्वों को अनदेखा करते हुए वह समय बिताने लगा था। ट्रेजन। रोमन साम्राज्य अपने क्षेत्रफल के अधिकतम आकार में वर्ष 117 एडी में सम्राट ट्रेजन के काल में पहुंचा था। सम्राट बनने से पहले ट्रेजन एक आर्मी कमांडर, गवर्नर और सेनेटर था। राशि खानदान का न होते हुए भी उसे सेनेट द्वारा चुना गया था। ट्रेजन की गिनती रोमन साम्राज्य के बेहतरीन सम्राटों में की जाती है। डेन्यूब नदी पर बना ट्रेजन ब्रिज रोमन स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। हेड्रियन ट्रेजन के बाद सम्राट बना, जिसका शासनकाल 117 एडी से 138 एडी तक था। हेड्रियन ने साम्राज्य की सुरक्षा मजबूत की, सेना को और भी सुदृढ़ किया और कई लोक कल्याणकारी योजनाएं चलाईं। सेनेट ने हेड्रियन को ऑप्टिमस की उपाधि प्रदान की, जिसका अर्थ होता है द बेस्ट। ब्रिटेनिया का हेड्रियन वॉल और रोम में स्थित पैंथियन हेड्रियन के ही काल में बने थे। गैलियनस ने 3rd सेंचुरी क्राइसिस के बीच एम्पायर की कमान संभाली थी।
उसे कई मिलिट्री सफलताएं मिलीं, पर साम्राज्य के कुछ हिस्सों को बिखरने से वह रोक नहीं पाया। गैलियनस ही के समय में साम्राज्य का उत्तर पश्चिमी हिस्सा टूटकर गैलिक एम्पायर बना था। गैलियनस के कई सुधारों में एक था रोम की शासन प्रणाली को प्रिंसिपेट से बदलकर डोमिनेट कर दिया जाना। डोमिनेट फॉर्म में एम्पायर के अधिकार कुछ और बढ़ जाते थे। गैलियनस ने सेनेटर्स को आर्मी का कमांडर बनने से रोक दिया था। ऐसा साम्राज्य पर इटली वासियों का प्रभुत्व कम करने और प्रोविंसेस की भागीदारी बढ़ाने के लिए किया गया था। डायोक्लेशियन एम्पायर डायोक्लेशियन का शासन 3rd सेंचुरी क्राइसिस के खत्म होने पर अर्थात 284 में शुरू हुआ था और यह 305 एडी तक चला था। डायोक्लेशियन ने प्रोविंशियल सीमाओं में फेरबदल किए और एम्पायर की बाहरी सीमाओं को मजबूत किया। इसने सामरिक और आर्थिक रूप से कम महत्व वाले कुछ क्षेत्रों से रोमन एम्पायर का नियंत्रण हटा लिया था। डायोक्लेशियन ने 286 एडी में मैक्सिमियन को एम्पायर बनाया और एम्पायर के बेहतर प्रबंधन के लिए मैक्सिमियन को पश्चिमी भागों की जिम्मेदारी सौंपी। मिलिट्री कमांड्स को ज़्यादा स्वतंत्रता देने के लिए उसने सिविलियंस को आर्मी के महत्वपूर्ण पदों से दूर रखा। कॉन्स्टेंटीन का शासन 312 से 337 एडी तक का था। कॉन्स्टेंटीन ने नई राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल की स्थापना की। कॉन्स्टेंटिनोपल का आधुनिक नाम इस्तांबुल है। कॉन्स्टेंटीन ने 4.5 ग्राम के गोल्ड कॉइन्स चलाए जिन्हें सॉलिडस के नाम से जाना जाता था। इससे पहले चांदी के सिक्के होते थे जिन्हें दिनारियस कहा जाता था। जब स्पेन की खदानों में चांदी की मात्रा कम हो गई तो कॉन्स्टेंटीन ने सोने के सिक्के चलाए जो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थे। कॉन्स्टेंटीन को क्रिश्चियनिटी को रोमन एम्पायर का ऑफिशियल रिलीजन बनाने के लिए भी जाना जाता है। जस्टिनियन ने 525 एडी से 565 एडी के बीच विभाजित रोमन साम्राज्य के पूर्वी भाग ईस्टर्न रोमन एम्पायर पर शासन किया था। जस्टिनियन के समय में ईस्टर्न एम्पायर में समृद्धि आई। इसने अफ्रीका के प्रोविंसेस को वेंडल्स के कब्जे से वापस लिया और ऑस्ट्रोगोथ्स को इटली से खदेड़ा था। परंतु लंबे समय तक चली इन लड़ाइयों ने एम्पायर को कमजोर कर दिया, जिसके कारण उत्तर के लॉम्बार्ड्स को आक्रमण का मौका मिला। नीरो। अभी तक हमने ऐसे सम्राटों के बारे में जाना जिन्होंने रोम की स्थिरता, सुरक्षा और खुशहाली के लिए काम किए थे। कुछ सम्राट ऐसे भी थे जिन्हें अधिकांश इतिहासकार सनकी, पागल और क्रूर मानते हैं। ऐसे सम्राटों में नीरो, कलिगुला, कोमोडस एंड एल्गाबालुस का नाम आता है। नीरो रोमन साम्राज्य का 5वां सम्राट था। उसने अपने विलासितापूर्ण शौकों के लिए टैक्स बढ़ाया था। उसे स्टेज पर परफॉर्म करने, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाने और चैरियट रेस यानी रथों की दौड़ में भाग लेने का बड़ा शौक था। ये काम उस वक्त की मान्यताओं के हिसाब से एक सम्राट को शोभा नहीं देते थे। एक किस्सा है कि उसने 67 एडी के ओलंपिक खेलों में चैरियट रेस में भाग लिया था और स्वयं को विजेता घोषित कर दिया था, जबकि रेस के बीच में ही वह रथ से गिर गया था। दूसरा किस्सा वर्ष 64 एडी में रोम में लगी आग का है। लकड़ी से बनी दुकानों से शुरू हुई यह आग तेज हवा के कारण और भी भड़क गई और उसने बड़ी संख्या में सामान्य लोगों के घर, दुकानें, पब्लिक बिल्डिंग्स और मंदिर जला दिए। कहते हैं कि जब यह आग जल रही थी, नीरो किसी शो में परफॉर्म कर रहा था। कहा तो यह भी जाता है कि यह आग नीरो ने ही लगवाई थी। रोमन सेनेट प्राचीन रोम की एक सलाहकार सभा थी। रोम के बिल्कुल शुरुआती दिनों में स्थापित इस सभा ने इसके हर दौर को देखा। इस सभा का अस्तित्व बना रहा जब 509 बीसी में रोमन राजतंत्र का अंत हुआ। यह सभा कायम रही जब 27 बीसी में रोमन गणतंत्र एक साम्राज्य बना। इस सभा ने 395 एडी में रोमन साम्राज्य के विघटन को देखा और जब 476 एडी में पश्चिम रोमन साम्राज्य का अंत हुआ तब भी इसने पूर्वी रोमन साम्राज्य में अपना वजूद बनाए रखा। शुरुआती समय में इस सभा में इटली के लोगों का वर्चस्व था। बाद में इसमें प्रोविंसेस के लोगों की अधिकता हो गई। जहां रोमन गणतंत्र में सेनेट सर्वोपरि था, एम्पायर बनने के बाद सत्ता की कमान सम्राट के हाथों में आ गई। इसके बावजूद कुलीन वर्ग में सेनेट की सदस्यता सामाजिक प्रतिष्ठा का विषय बनी रही। रोमन आर्मी। रोम की सेना अपने समय की विश्व की सर्वश्रेष्ठ सेना थी। गणतंत्र काल में रोमन सेना अनिवार्य सेवा देने के लिए बाध्य सामान्य नागरिकों से बनती थी। यह अस्थायी सेना नहीं होती थी। साम्राज्य बनने के बाद सेना ऐसे पेशेवर सैनिकों को नियुक्त करती थी जो 25 सालों तक सेवा देते थे। सेना के 3 अंग थे। पहला अंग था पुलिस और अग्निशामकों का दल जो राजधानी में नियुक्त रहता था। सेना का दूसरा अंग थी प्रोविंशियल आर्मी। सेना का तीसरा अंग नौसेना थी। रोमन सेना साम्राज्य की सबसे बड़ी संगठित इकाई थी जिसमें 4वीं शताब्दी में 6 लाख सैनिक थे। सैनिक अक्सर बेहतर वेतन और सेवा शर्तों के लिए आंदोलन करते रहते थे। कभी कभी ये आंदोलन सैनिक विद्रोह का रूप ले लेते थे। सेना का महत्व सम्राट के लिए काफी अधिक था क्योंकि सेना के सहयोग पर ही सम्राट की सफलता और असफलता निर्भर करती थी। चलिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, पर यह कहानी जारी रहेगी अगले वीडियोस में, जिनमें हम रोमवासियों के सामाजिक जीवन, आर्थिक विकास और साम्राज्य के अंत की चर्चा करेंगे। मिलता हूं आपसे नए वीडियो में। धन्यवाद।